हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारी तीसरी वीडियो डाल रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की। बाकी पहली दो वीडियोस आप देख चुके होंगे और सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, मॉलिक्यूलैरिटी थी, लास्ट में हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंशिएट भी करा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस क्या है और क्या ज़रूरत है। अभी तक हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन पढ़ी इंस्टेंटेनियस रेट की, लेकिन हर बार ना इजी नहीं होता कि आप इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करो। मैंने बताया था कि हम कैसे इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ्स थे उनके स्लोप से। तो इतना ईजियर प्रोसेस नहीं है ये इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का, इसलिए हमने क्या करा, जो हमारी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशंस थी, वी इंटीग्रेटेड दोज इक्वेशंस एंड वी अराइव्ड एट अ न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दैट आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। फाइन, अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस का डेरिवेशन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ इक्वेशंस पढ़ने। अब एक रिएक्शन कंसीडर करो R से P एंड इट इज़ फॉलोइंग जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर फॉलो करने का क्या मतलब है कि ऑर्डर उसका ज़ीरो है। अब यहाँ पे आप देखो, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, पहले हम डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या है, रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt। ये डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन से निकला। एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू k r, और ज़ीरो ऑर्डर है तो r की पावर क्या होगी, ज़ीरो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। किसी की पावर ज़ीरो होती है 1, तो हम इसको खाली k भी लिख सकते हैं। अब दोनों हैं तो रेट ही, सो वी कैन इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस। सो माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k। फाइन, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स वी गेट dr इज इक्वल टू माइनस k dt। Fine. Now we have to integrate both sides. On integrating both sides, तो यहाँ पे on integrating both sides, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटीग्रेशन के बाद नाउ बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, किसी का भी पावर जो होती है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x हो जाता है, तो ये r आ जाएगा यहाँ पे, और dx x होता है, माइनस के कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और dt को हमने लिख दिया t प्लस i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ नहीं करा हमने, सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाए हैं और उससे हमने निकाला है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेट करते थे, कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, वो है ये। फाइन, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी तो वैल्यू बताएंगे अगर हमें पूरी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने रिएक्शन शुरू करा तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, उसका इनिशियल अमाउंट को मैंने कैसे बताया था, शुरुआत में भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r0 से, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे कितना प्रेजेंट है, r0 प्रेजेंट है। फाइन, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। अब इसको पुट करो, जब हमारा टाइम 0 है, r0 है, माइनस के, t की वैल्यू क्या है 0 प्लस i, ये वाला टर्म पूरा डिसअपियर, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, r0। ठीक है, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, ये हमारी आ गई इक्वेशन। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए।
इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गई R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, जहाँ पे R क्या है, R इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट एट टाइम t, R is the concentration of the reactant present at time t, R naught is the concentration of the reactant present at time t is equal to 0, or you can say initial concentration, initial concentration जो t टाइम पे प्रेजेंट हुई concentration वो R हुई, and this k is the rate constant. टर्म्स क्लियर हो गए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. अब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ से, ठीक है. ये तो सिंपल डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन वाले पार्ट को इरेज कर रही हूँ. अब ग्राफ बनाएंगे. देखो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइंस तो पढ़ी आपने. एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. तो हम इसको उससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. फाइन. तो अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, y आर एम, ये पता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे y क्या होती है, जो भी हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले पैरामीटर, x जो हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला पैरामीटर, m जो होता है किसी भी लाइन का स्लोप होता है, अगर लाइन ऐसे उसका स्लोप, और c होती है y एक्सिस पे उसकी इंटरसेप्ट, या इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे y एक्सिस पे वो काटेगा. ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है. इसी से हम कंपेयर करते हुए बनाते हैं आगे. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई क्या है, r को हमने लिया यहाँ पे, टाइम लिया हमने यहाँ पे, ठीक है. एम एक्स प्लस सी, एम जो है माइनस की, यानी कि नेगेटिव स्लोप की लाइन है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, डाउनवर्ड आएगी, तो ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे दिस इंटरसेप्ट जो है सी की वैल्यू क्या है, आर नॉट, ठीक है. स्लोप क्या आ गया लाइन का, माइनस के इज द स्लोप. वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, वेयर यू कैन सी y एक्सिस पे वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन x एक्सिस वी हैव टाइम, ठीक है. ऐसे करा, स्लोप भी हमें आ गया माइनस के. सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस इक्वेशन से कंपेयर करके हमने निकाल दिया. अब मोस्टली क्वेश्चंस इसी इक्वेशन की फॉर्म पे आते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे इक्वेशंस. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. दिस वॉज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कई ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, दो वैल्यूज़ होंगी, थर्ड वैल्यू पूछी जाएगी रिएक्शन में. एग्जाम्पल क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे रेयरली मतलब थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के. एंड मोस्टली जो रिएक्शंस मेटल सरफेसेस पे अकर होते हैं, मोस्टली दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मोस्टली दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. फाइन. दिस वॉज अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. Now let's study first order reaction. First order reaction consider करा है, कोई भी रिएक्शन है, reactant giving product, it follows first order kinetics. First order kinetics follow कर रहे हैं. वैसे ही शुरू करेंगे, पहले हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे. डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या कहती है कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी. फाइन. एंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हाट इट गिव्स, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन इट इज के आर and 1 here shows that it follows first order kinetics. First order kinetics represent करते हैं. Equating both these equations, minus dr upon dt on rearranging, अपॉन में r भी आएगा. जीरो ऑर्डर के केस में r नहीं था ना, क्योंकि ये वाला टर्म तो गायब ही हो गया था क्योंकि पावर जीरो थी. माइनस के डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. आ जाओ यहाँ पे. मैं पहली कांस्टेंट को बाहर निकाल देती हूँ, वैसे भी बाद में बाहर निकालना होता है. सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, वी गेट एल एन एक्स. सिंपल फॉर्मूला है दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स. एल एन क्या पे, नेचुरल बेस लॉग ना, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है. फाइन. अब डी आर अपॉन आर को हम लिखेंगे एल एन आर माइनस के टी. ये तो हम पहले भी इंटीग्रेट करके देख चुके हैं दिस इक्वेशन, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू बताते हुए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. फिर से वही जो जीरो ऑर्डर में करा था, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट, दिस इज एल एन आर
नॉट इज इक्वल टू माइनस के, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये वाला टर्म डिसअपियर हो गया एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ln r नॉट। सबको इक्वेट करते हुए, वैल्यू पुट करते हुए वी गेट ln r इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के टी प्लस ln r नॉट। दिस इज वन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वन फॉर्म क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज इसको ही हम 2-3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अब हमें के को लाने की, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, के टी इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r। ये हमें बेसिक फॉर्मूले होते हैं लॉग के, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b, सिंपल फार्मूला, उसको हमने यूज़ करा है, कुछ डरने की बात नहीं है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन टी ln r नॉट अपॉन r। ठीक है, इस इक्वेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, जैसे माइनस साइन लगाना है ना, माइनस के टी इज इक्वल टू ln r अपॉन r नॉट। सिंपल, ये बेसिक लॉग के फॉर्मूले हैं। तो दीज आर ऑल द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक और फॉर्म है जो हम यहाँ से निकालते हैं, इसी वाले इक्वेशन से एक और फॉर्म निकालते हैं। देखो कहता तो कैसे, इसी वाली इक्वेशन से एक और फॉर्म निकालते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। जैसे कि मैंने बताया था ये नेचुरल लॉग है, मतलब ऑफ बेस e, तो जब ये हटता है तो e की पावर में ये वाला टर्म चला जाता है, दिस टर्म गोज टू द पावर ऑफ e। तो हम इसको लिख सकते हैं ln r अपॉन, सॉरी ln तो हटा रहे हैं ना, ln नहीं आएगा, रियली सॉरी, r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस के टी। मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे बेस जो है इसका e है, बेस क्या है, e है, तो इस e की पावर में इधर वाला टर्म चला जाएगा जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल हमने एंटी लॉग ही लिया है। तो r इज इक्वल टू e माइनस के टी important. This is another form of equation for first order reaction. डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हमने। पहले क्या करा, हमने सिंपली डिफरेंशियल रेट लॉ से निकाला, रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकाला, दोनों को इक्वेट करा, इक्वेट करके हमें इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फिर उसको पुट करा, हमारे एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। फिर उसको ही रीअरेंज करते रहे, सिंपल रीअरेंज करके खेलना है। यहाँ पे हमने रीअरेंज करा, एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई, दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई, एंड एट लास्ट वी गेट फोर्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में यहीं से एक और दूसरा तरीका भी निकलता है, पर पहले मैं इसके ग्राफ्स बता देती हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, देखो इस वाले इक्वेशन को फिर से हम ऐसे कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वैसे ही करते हुए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ln r, वहाँ पे तो खाली r था, यहाँ पे हमने ln r और टाइम के बीच में प्लॉट करना है। स्लोप हमारा यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप है। स्लोप की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अब स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू है माइनस के, सॉरी स्लोप की वैल्यू है तो सेम ही ln r, और यहाँ पे और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है इस बार, ln r नॉट है। ठीक है, क्या वैल्यू हो गई, ln r नॉट, स्लोप हो गया माइनस के। फाइन, ये तो एक ग्राफ हो गया। अब इस वाले इक्वेशन से और हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो अब बेसिकली इस इक्वेशन को अगर हम इसका इन्वर्स कर देंगे,
इसे माइनस के टी कर देंगे तो यहाँ माइनस, जब भी हम इन्वर्स करते हैं ln में तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो ln r0 अपॉन r, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है हमें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे वी हैव ln r0 अपॉन r। याद रखो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको प्लॉट करना है और इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट नहीं का क्या मतलब है कि दैट दिस इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस इज आर ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप है, प्लस के है ना, माइनस का तो साइन ही नहीं है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव स्लोप है, ये यहाँ से इक्वेशन पास कर रहे हैं, फाइन। और इस इक्वेशन को हम क्या, इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप की वैल्यू हो गई पॉजिटिव के, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल, ये दो ग्राफ्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। दिस वॉज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमने करा था नेचुरल बेस से, ln e हुई तो हुआ ना, ये नेचुरल बेस से। अब हम लॉग बेस 10 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, देखो, ये जो हमारा लॉग बेस e होता है, लॉग बेस e जिसको हम ln लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, इसके इक्वल होता है ये, ठीक है, जो 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल होता है लॉग बेस e। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें लॉग बेस 10 की तरह रिप्रेजेंट करना है ना। क्वेश्चन में कई बार आपको लॉग टेबल दे देते हैं, ln नहीं देते, तो उस तरह से हम ये इस तरह से इक्वेशन पढ़ लेंगे, गलत कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है कि इस ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करना है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इक्वेट करो, वैल्यू पुट करो, सॉरी, 2.303 लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 है तो उसको खाली लॉग लिख सकते हैं, लॉग r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग 2.303 इंटू लॉग 3 लॉग r0, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन को, दोनों राइट और लेफ्ट साइड को हम 2.303 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाय 2.303 क्या आएगा, लॉग r इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 t प्लस 2.303 से तो डिवाइड करना ही तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग r0। ये आ गई दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसी से हमने ये डिराइव कर दिया। बस फ़र्क क्या था कि यहाँ पे लॉग नेचुरल बेस e था और यहाँ पे लॉग बेस 10 है, फाइन, कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसी के बेसिस पे ऐसे डिराइव करते हैं। इसी को जब रीअरेंज वगैरह करोगे और आपको k की वैल्यू निकालनी होगी तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो, के टी अपॉन 2.303 लिख दो इज इक्वल टू लॉग r0 माइनस लॉग r। मैंने बताया था लॉग a माइनस लॉग b को हम लॉग a अपॉन b भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग r0 अपॉन r, ठीक है, लॉग r0 अपॉन r लिख दिया, इसी की वैल्यू। अब k को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे आ जाएगा, 2.303 अपॉन t इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू पहले लिख चुके हैं, लॉग r0 अपॉन r। ये दूसरा तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, और अभी देखना इसी के बेसिस पे हम ग्राफ भी बनाएंगे। चलो पहले ऐसे करते हैं, इस वाली इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। इस वाली इक्वेशन को फिर से वैसे ही कंपेयर करो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही बात हो गई। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ, x पे क्या है, टाइम है, इधर लिख देता है ताकि मार्जिन में दिखे हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग r, स्लोप है। अब इसमें उस वाले केस में क्या था, इधर सिर्फ माइनस के स्लोप था, इधर पूरा माइनस के अपॉन 2.303, ये पूरा आपका स्लोप है।
तो पहली बात तो स्लोप नेगेटिव है, तो हमारी लाइन बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे क्या होगी वैल्यू log r0 जो कि हमारी इंटरसेप्ट है। अब हमने ये हमारी इंटरसेप्ट हो गई log r0 और स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू है -k/2.303 -k/2.303। ठीक है, ये यहाँ पे आपका स्लोप आया। याद रखना उस वाले केस में स्लोप -k ही था, इस वाले केस में स्लोप अलग है। क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि ऑन ड्राइंग ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन, तो आपको ध्यान रखना है इक्वेशन आपकी लॉग के फॉर्म में दे रखी है कि ln के फॉर्म में दे रखी है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जो भी स्लोप होगा उसकी अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको k की वैल्यू आएगी। वहाँ पे तो जो स्लोप वही k की वैल्यू, ठीक है ना। क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर लेना इसको अपने माइंड में। ये वन फॉर्म हो गई इसकी इक्वेशन। अब दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, इसी को बेसिकली रीअरेंज वगैरह करना है और हमें ग्राफ बनाना है। देखो यहीं से लेके चलते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये मैंने बता दिया था कि kt/2.303 इज इक्वल टू दिस। इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, kt/2.303 इज इक्वल टू log r0/r। वहाँ पे भी हमने इसी ग्राफ बनाया था ln r0/r पे एक ग्राफ बनाया था ना, तो यहाँ पर भी एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं जो log r0/r और टाइम के बेसिस पे बनाते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू mx। पहली बात तो स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, तो यानी और इंटरसेप्ट नहीं है, c कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से पास करेगा, फाइन। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आई, k/2.303, ये आई वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को पहले उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनाई। पहले हमने उसको ln के टर्म्स में करा, फिर हमने उसको कन्वर्ट करके लॉग के टर्म्स में कर दिया। लॉग के टर्म्स में करने के बाद दोनों के दो ग्राफ्स पढ़े, दोनों के हमने स्लोप देखे, और कुछ नहीं करा। सिंपल, आराम से इसको अपने माइंड में एसिमुलेट कर लो। और हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल देखने हो तो जितने भी आपके नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही डिके होता है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। अगर लिखा है ना रेडियो एक्टिव डिके, समझ जाओ इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ से क्या मतलब है, हमारा नाम से समझ आ रहा है, हाफ लाइफ यानी कि इतना टाइम इंटरवल या वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन से अपनी कंसंट्रेशन के हाफ तक हो जाए। यानी कि अगर मैंने 100 ग्राम का रिएक्टेंट लिया है, यहाँ से मैंने शुरू करा है, या कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करती हूँ, अगर मैंने 10 मोलर रिएक्टेंट लिया है तो कितने टाइम में वो 5 मोलर तक आ जाएगा, यानी कि कितने टाइम में वो अपने आधे अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगा। उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं हाफ लाइफ, जिसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, टी हाफ या हाफ लाइफ क्या हुआ, इट इज़ द टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ है। अब ठीक है, हम क्वेश्चंस में ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं, सिंपल ही है, बस ये याद रखना कि जितनी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ में जाना है रिएक्टेंट को, हाफ लाइफ वही होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहली बात दिमाग में याद करो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने लास्ट टॉपिक में यही पढ़ा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ाई। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन थी वो क्या थी, R इज़ इक्वल टू -KT प्लस R0, ये इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम टी हाफ का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। देखो, ये तो हमारी, मैंने बताया था, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये टाइम टी है, जितने टाइम बाद हमारा जो डिज़ायर्ड टाइम इंटरवल है। आर जो है, आर क्या है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब हमें बोला है हाफ लाइफ, यानी कि जब टी की वैल्यू टी हाफ हो
मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टी हाफ होने का क्या मतलब है, वैल्यू टी हाफ होने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो कितना, वो जितना उसका इनिशियल अमाउंट था उसका आधा होना चाहिए। इट शुड बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द आर, द वैल्यू ऑफ आर। अब इसको पुट करो, इन दोनों को पुट करो। आर को क्या लिखेंगे हम, आर नॉट बाय 2 माइनस के, अब हम टी हाफ लिखेंगे। स्पेसिफिकली टी हाफ लिखना चाहिए ना। अब आते हैं आर नॉट, फाइन, और इसको यहाँ से रीअरेंज करना है। बेसिकली रीअरेंज करेंगे कि टी हाफ इधर आया, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, क्या है वैल्यू, आर नॉट बाय 2। ठीक है, टी हाफ का रिलेशन निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू आ गई ये। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल हो, याद रखना, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल हो। ये नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर में लगा रहे, फर्स्ट ऑर्डर का भी हम अभी पढ़ेंगे। सो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें टी हाफ क्या है, आर नॉट अपॉन 2k। याद रखना फॉर्मूला, सिंपल डेरिवेशन था। लास्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिंपल, पहले तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, अपनी इक्वेशन पता होना चाहिए। मैं लॉग, हमने दोनों टर्म्स में निकाली थी, लॉग के टर्म्स में भी और ln के टर्म्स में भी। लॉग के टर्म में हम निकालते हैं, तो लॉग के टर्म में क्या थी, लॉग आर नॉट, या फिर उससे भी सिंप्लीफाइड वाली इक्वेशन लिखती हूँ मैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। वहीं से डिराइव करते हुए आई है वो इक्वेशन, यहीं से हमने रीअरेंज करके निकाली थी। सो अब हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है, हमने टी हाफ फाइंड करना है, यानी कि एट टाइम इज इक्वल टू टी हाफ हमारा कितनी होगी फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब कितनी रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, इट विल बी आर नॉट अपॉन 2। ठीक है, आर नॉट अपॉन 2 होगा। अब इसको पुट करो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, फाइन, लॉग आर नॉट तो एज इट इज़ ही, आर को हम लिखेंगे आर नॉट बाय 2, आर नॉट बाय 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, लॉग के अंदर तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 था, ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि अब देखो हमें बस रीअरेंज करना है टर्म्स को, टी हाफ को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, के को वापस इधर ले जाओ, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। देख लो, कुछ नहीं करा, सिंपली रीअरेंज करा, डरने की बात नहीं है। लॉग आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2। यहाँ तक आया। log 2 की वैल्यू होती है, log 2 हम log टेबल से भी निकाल सकते हैं। log 2 की क्या वैल्यू होती है, 2.303, अभी बताती हूँ। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कैसे पता चला हमें कि log 2 की हमारी वैल्यू 0.1030, सॉरी 0.3010, यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है। सिंपली अब क्या करना है, 2.303 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0.693 अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0.693 अपॉन के। ठीक है, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, जो हमने दोनों जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डिराइव करके पता चली। जीरो ऑर्डर से हमने निकाला था कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दो चीज़ें हो गई सिंपल। अब ये जो है ये आपका हो गया ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए समझ आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हम आर नॉट बढ़ाएंगे टी हाफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। के तो हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यूज़।
यहाँ ऊपर वाले टर्म से हमें पता चला कि टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। आर नॉट कम करेंगे टी हाफ की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें कोई भी टर्म नहीं दिख रहा आर नॉट वाला। इसका मतलब क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन फ़र्क नहीं पड़ता इनिशियली क्या कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है कि तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसकी हाफ लाइफ फिक्स्ड ही रहेगी। समझ आई वाली बात? इसको हम डिटेल में आगे अगली क्लास में करेंगे। फाइन, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, जितना भी हमने पढ़ा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।